बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रेफरेड पेन एंड नर्व इंजरी। इस टॉपिक में आपको बताया गया है कि शोल्डर रीजन में कहाँ कहाँ से पेन रेडिएट होकर आ सकता है, ठीक है। और वहाँ पर फिर एक तो होता है रेफर पेन और एक होता है एक्चुअल पेन, जो कि उसी एरिया में कोई डिसफंक्शन है, कोई इशू है जिसकी वजह से वो पेन वहाँ पर आ रहा है आपको। तो अब आपको पता होना चाहिए रेफर पेन कहाँ कहाँ से आ रहा है शोल्डर एरिया में, बिकॉज जब आपके पास ओपीडी में कोई पेशेंट आएगा तो सबसे पहली चीज़ आपने ये ही रूल आउट करना होता है कि वो रेफर पेन है या वहाँ पर एक्चुअल पेन है, मस्कुलोस्केलेटल इशू है या वो कोई और इशू है उसका। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका एमसीक्यूज़ भी आ सकते हैं, आपको वाइवा में भी पूछ सकते हैं, और ये एज अ फिजियोथेरेपिस्ट जब आप प्रैक्टिस करो उसमें भी आपको आइडिया होना चाहिए इस बात का। तो एमसीक्यू जो हमें आया था वो भी मैं साथ साथ डिस्कस करती हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि सर्वाइकल रीजन से पेन आ सकते हैं C4 C5 से। डर्माटोम सबको आने चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। यहाँ से देखो तो ये इंटीरियर व्यू आपके आर्म का, ये देखो C4 कहाँ पर पड़ा है, टिप ऑफ द शोल्डर पे, और अगर बैक साइड पे जाते हो तो ये अपर ट्रैप्स को कवर कर रहा होता है। नीचे आओ C5 थोड़े से शोल्डर को कवर कर रहा है और सारा जो लेटरल पार्ट है आपके बाजू का उसको कवर कर रहा है। तो C4 C5 हो गया। नेक्स्ट उसने बात की है रेफर्ड पेन ऑफ डायफ्राम की। अब इसके लिए एक मैंने निमोनिक बनाया हुआ है, थोड़ा फनी है बट इट विल हेल्प यू रिमेंबर दिस। संजय दत्त, सबने मूवी देखी हुई है मुन्ना भाई MBBS। तो संजय दत्त का जो दत्त है ना, उससे याद रखो कि डायफ्राम का पेन आपके पास जा रहा होता है अपर ट्रैपीजियस में, ठीक है। तो डायफ्राम का पेन होगा कहाँ पर, अपर ट्रैप्स में। उसके बाद हार्ट का पेन है। अब यहाँ पर वो MCQ आता है। 2023 PT1 के पेपर में MCQ आया हुआ था कि एक OPD में कोई पेशेंट आता है, वो आपसे कहता है कि उसको लेफ़्ट बाजू में शोल्डर में पेन आ रहा है और पेन रेडिएट कर रहा है, उसके जॉ में भी जा रहा है। तो क्या आप उसको, इसी तरह पूरा लंबा सा सिनेरियो था, बट उसमें बात क्या इंपॉर्टेंट थी कि लेफ़्ट साइड पे पेन आ रहा है, सही है, और उसको पेन रेडिएट कर रहा है, लेफ़्ट जॉ में भी पेन जा रहा है। और हमें पता है कि जो लेफ़्ट जॉ में भी पेन जाए, आर्म में भी रेडिएट करे, पेक्टोरल रीजन में भी जाए, तो वो हार्ट का पेन होता है। उस केस में कभी भी आपने उससे MSK का पेन समझ के फिजियोथेरेपी करवानी स्टार्ट नहीं कर देनी। उसमें आपने फटाफट उस पेशेंट को फिजियोथेरेपी, अगर तो वो एक्सरसाइज कर रहा था, स्टॉप करवानी है और उससे रेफ़र करना है आगे फिजिशियन के पास, ठीक है, कार्डियोलॉजिस्ट के पास, जिसके मतलब जिसकी फील्ड से रिलेटेड होगा वो केस। तो ये MCQ था, इसलिए आपको पता होने चाहिए रेफर्ड पेन का। फिर आ जाता है गैल ब्लैडर का पेन। अब जो गैल ब्लैडर है देखो कहाँ पर पड़ा होता है, लिवर के साथ होता है, यूँ छोटा सा ऑर्गन, ठीक है। समझो ये लिवर है और ये गैल ब्लैडर पड़ा है, बाइल डक्ट वगैरह। अब ये मैंने इस तरह याद किया हुआ था, अगर आप लिवर की शेप देखो और अपने स्कैपुला की शेप देखो तो ऑलमोस्ट सेम शेप नहीं बन रही, ये भी ट्राइंगल है और वो भी ट्राइंगल था। तो गैल ब्लैडर लिवर के साथ ही पड़ा हुआ है और ये क्या है, ट्राइंगल। स्कैपुला भी क्या है, ट्राइंगल। तो गैल ब्लैडर का पेन रेफर होके कहाँ जाएगा, स्कैपुलर रीजन में और साथ ही साथ टिप ऑफ शोल्डर में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा निमोनिक था, आई होप कि इससे आपको याद रहे। हमने रेफर्ड पेन्स पढ़ ली। अब हम देखते हैं कि शोल्डर गिडल रीजन में जो नर्व्स गुजर रही हैं वो किस किस जगह पे कंप्रेस हो सकती हैं। सबसे पहले वी हैव ब्रेकियल प्लेक्सिस। ब्रेकियल प्लेक्सिस को हमने डिटेल में पढ़ लिया हुआ है 3rd ईयर में इन थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम। तो यहाँ पर बस आप लोग देख लेना कि कौन कौन से एरिया से जहाँ पर वो कंप्रेस हो रही थी, जैसे कि स्केलिनी ट्राइंगल था, कोस्टोक्लेविकुलर स्पेस थी, कोराकोइड प्रोसेस था और पेक्टोरालिस माइनर था। इसकी एक पिक्चर देख लेना और उसमें से मार्किंग्स कर लेना। उसके बाद आता है सुप्रास्कैपुलर नर्व के बारे में। सुप्रास्कैपुलर नर्व जो होती है उन लोगों में कंप्रेस होती है जो कि हैवी वेट्स को कैरी कर रहे होते हैं अपने शोल्डर पे, हैवी बैग जैसे कैरी करना स्टूडेंट्स जो होते हैं उनमें हो सकती है। देन वी हैव रेडियल नर्व। रेडियल नर्व बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी आप बहुत दफ़ा एनाटमी पढ़ चुके हुए हो। इसको हम रेडियल नर्व जब कंप्रेस होती है तो इसको हम क्या क्या कहते हैं, एक तो क्रच पाल्सी होती है, क्रच पैरालिसिस। उसके अलावा सैटरडे नाइट पाल्सी होती है। और रेडियल नर्व जब आपकी कंप्रेस होती है तो इससे आपकी क्या होती है, रिस्ट ड्रॉप हो जाती है। यहाँ पे आपने अगर आप थोड़ा रिकॉल करो अपनी एनाटमी को फ्रॉम 1st 2nd ईयर, तो वहाँ पर आप लोग पढ़ चुके हो इसको बहुत डिटेल में। मैं एक दफ़ा पिक्चर दिखा देती हूँ आपको। अगर इससे सिनेरियो आ जाए तो वो किस तरह का सिनेरियो आएगा। इसमें वो सिनेरियो ऐसे दे सकता है कि मे बी कोई ओल्ड पेशेंट है आपके पास, उसकी चलने में उसको मसला आ रहा है और उसके जो क्रचेस हैं उनकी लेंथ प्रॉपर नहीं है, ठीक है। जब भी क्रचेस की आपकी लेंथ ज़्यादा होती है ना तो यहाँ से एक्जिला में रेडियल नर्व कंप्रेस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इस तरह जब वो इस तरह की लेंथेंड क्रचेस को यूज़ करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, बहुत ज़्यादा कंप्रेशन आएगा जिसकी वजह से रेडियल नर्व इरिटेट होगी और उससे रिस्ट ड्रॉप आ सकती है। देन सेकेंड सिनेरियो ये हो सकता है
सेकंड सिनेरियो आपको ये आ सकता है कि एक किसी भी एज ग्रुप का बंदा दे सकता है। मोस्टली यंग लोगों में ये जो होती है ना नाइट पाल्सी होती है, सैटरडे नाइट पाल्सी, कि वो पूरा वीक काम करके थक गया था और वो रात को आके चेयर पर बैठा बैठा सो गया। या ये हो सकता है कि वो किसी पार्टी या किसी फंक्शन से लेट नाइट वापस आया और वो चेयर पे बैठा बैठा सो गया थक कर, और अब उसको फिर जब वो सुबह उठा है तो उसको टिंगलिंग सेंसेशन आ रही थी रेडियल नर्व की इनोवेशन वाले एरियाज़ में, या हो सकता है उसकी रिस्ट ही ड्रॉप हो गई हो पूरी। तो मे बी वो पूछ ले कि इसमें क्या चीज़ थी, ये कौन सी सिचुएशन बनी है। तो आपने लिखना है सैटरडे नाइट पाल्सी, और सैटरडे नाइट पाल्सी में कौन सी नर्व इन्वॉल्व थी, रेडियल नर्व। तो यही था। इसमें जो ब्रेकियल प्लेक्सिस वाला मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया कि वो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो वो प्लीज़ एक दफ़ा ख़ुद देख लेना। और इसके अलावा अगर यू हैव एनी क्वेरी क्वेश्चन, प्लीज़ ड्रॉप इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई।